मोहन चाचा, जिनकी कोई संतान नहीं होती ना ही कोई परिवार, गांव से शहर आकर वो अपनी एक चाय की दुकान चलाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। एक दिन मोहन चाचा रोजाना की तरह अपनी चाय की दुकान खोलते हैं। उनकी चाय की दुकान पर लोगों का आना जाना और चाय पीना लगा रहता है। अचानक मौसम में बिजली कड़कने लगती है और देखते ही देखते खुशनुमा मौसम बरसात के मौसम में बदल जाता है। धीरे धीरे बारिश शुरू हो जाती है और देखते ही देखते बारिश बड़ी तेजी से होने लगती है और सड़क पर पानी जमा हो जाता है, मानो वहां तालाब बन गया हो। अचानक एक गरीब असहाय दिखने वाली लड़की, जिसके कपड़े बहुत मैले कई जगह से फटे होते हैं, जिसकी उम्र 10 साल होती है, उसके पैरों में ना तो चप्पल होती है और ना ही उसके पास कोई चुन्नी। गठरी सी बनी हुई वो बारिश से बचने के लिए मोहन चाचा की चाय की दुकान के कोने में आकर खड़ी हो जाती है। उसके कपड़े गीले हो चुके होते हैं और वो ठंड से ठिठुरती हुई सहमी सी लोगों को चाय पीते हुए एकटक देखती रहती है। उसके एक हाथ में भीख मांगने वाला कटोरा होता है, जिसमें 4-6 सिक्के होते हैं। उन सिक्कों को कटोरे में से निकालकर वो अपनी मुट्ठी में दबा लेती है ताकि कोई उससे वो सिक्के छीन न सके। ठंड से बचने के लिए वो कुछ देर बाद मोहन चाचा की अंगीठी के पास आ जाती है और तापने लगती है। कुछ देर बाद वो वहाँ चाय पीने वालों से अपने मुंह की ओर खाने का इशारा करते हुए पैसे मांगने लगती है। चाय पीने वालों में से कुछ लोग तो उसे हट हट पगली, दूर हट कहने लगते, तो कोई उसे भिखमंगी कहने लगता। कई लोग तो उसे मारने तक उठ जाते। ये सब मोहन चाचा देख रहे होते हैं। उन्हें ये बहुत बुरा लगता है। वे लोगों से कहते हैं, रहने दो भाई, बेचारी कौन है, कहाँ से आई है, उसका घर कहाँ है? पगली है, दिखता नहीं क्या मोहन भैया तुम्हें? हैं? फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े पहने ये तुम्हें कहीं की राजकुमारी लगती है क्या? लगता है ये कपड़े बरसों से धुले नहीं है। हाँ भाई, तुम एकदम ठीक कर रहे हो, पर पहले तो मैंने इस पगली को यहाँ नहीं देखा। हाँ, मैंने भी इस पगली को पहले नहीं देखा है। ए पगली, बता कहाँ से आई है तू? बता नहीं तो। छोड़ो भाई, उसे अपने हाल पर छोड़ो। चलो हम लोग चाय पिए और चलें। पता नहीं माँ बाप भी बस पैदा करके छोड़ देते हैं। अरे पालना बस का नहीं होता तो पैदा ही क्यों करते हैं? अरे ये कहीं और से आई है पगली है, जरा अपना सामान बचा कर रखना, नहीं तो कुछ चोरी करके ना भाग जाए। हाँ, मुझे तो पागल के साथ साथ चोरनी जैसी दिखती है। देखो शक्ल देखो इसकी। भाइयों छोड़ो उसको, लो ये लो गर्मा गर्म चाय, चाय का मजा लो और उसे उसके हाल पर छोड़ दो। जब चाय पीकर लोग चले जाते हैं तो मोहन चाचा उस गरीब लड़की के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटी डरो नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? मैं किरण हूँ चाचा। लो चाय लो, लो पहले चाय पी लो बेटी। अच्छा बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ की रहने वाली हो? मैं चाचा शहर के कोने में जो झोपड़पट्टी है ना, उसमें रहती हूँ। अच्छा अच्छा, और बेटी तुम्हारे माता पिता कौन है? माँ नहीं है, बस बाबा हैं। बेटी क्या भूख लगी है तुम्हें? हाँ, लेकिन बेटी तुम भीख क्यों मांगती हो? इतना कहने पर वो लड़की वहां से भाग जाती है। उस रात मोहन चाचा को ठीक से नींद नहीं आती और वो उस लड़की के बारे में सोचते हैं। मन ही मन कहते हैं, पता नहीं बेचारी पर क्या बीती होगी, इतनी सी उम्र में भीख मांग रही है। कल इसके बारे में और मालूम करूंगा, मौका मिला तो उसके बाबा से इस बारे में बात करूंगा। फिर अगली सुबह मोहन चाचा अपनी दुकान खोलते हैं, लेकिन आज वो गरीब लड़की वहां नहीं आई होती है। मोहन चाचा मन ही मन सोचते हैं, हे भगवान, क्या हुआ होगा उसके साथ? आज वो क्यों नहीं आई? क्या कोई अनहोनी हो गई, या वो लड़की झूठ बोल रही थी क्या? कहीं वो किसी अपराधी गैंग के हत्थे तो नहीं चढ़ गई? ये सब बातें उनके दिमाग में चल रही होती हैं। शाम होने को आती है, दुकान बंद करने का समय आ जाता है, फिर भी वो गरीब लड़की नहीं आती। तो मोहन चाचा को लगता है कि वो लड़की झूठ बोलकर कहीं गई, कि कहीं उसका भेद न खुल जाए। इस डर से वो लगता है नहीं आई। इस तरह एक सप्ताह का समय बीत जाता है। एक दिन अचानक वो लड़की एक शाम मोहन चाचा की चाय की दुकान के कोने में खड़ी दिखाई देती है।
उसे देखते ही मोहन चाचा से रहा नहीं जाता और वो उससे कुछ पूछने जाते हैं कि वो बहुत तेजी से अपने घर की ओर भागती जाती है। मोहन चाचा शाम को अपनी दुकान बंद करके आज उस गरीब झोपड़पट्टी में जाने का निश्चय करके जाते हैं। वो झोपड़पट्टी में कई गलियां पार कर चुके होते हैं, लेकिन उस गरीब लड़की का उसे पता नहीं चलता। फिर वो लोगों से पूछने लगते हैं। एक आदमी से मोहन चाचा, अरे सुनो भाई, यहाँ किरण नाम की कोई 10 बरस की लड़की रहती है जो पुराने फटे कपड़े पहने हुए रहती है। वो भीख भी मांगती है। कहीं आप भाई साहब, कहीं आप उस लड़की की बात तो नहीं कर रहे ना जिसकी माँ मर चुकी है और वो उसके पिता ही है? बेचारी किस्मत की मारी है भाई साहब। उसका ले दे के पिता ही है और कोई नहीं है, और वो भी बहुत दिनों से बीमार है। पता नहीं कब टपक पड़े। टपक पड़े मतलब? अरे टपक पड़े का मतलब नहीं जानते क्या बाबूजी आप? अरे मतलब मर जाए। अरे भाई, अगर आप उसके घर तक पहुंचा दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, चलो बताता हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा भाई साहब? लो भाई, ये लो 50 रुपए, अब तो ले चलो उसके घर। फिर वे कुछ देर में किरण के घर के पास जाते हैं। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। एक टूटी फूटी झोपड़ी में जाकर देखते हैं तो उसे सामान के नाम पर एक पानी पीने वाला मटका, 2-4 बर्तन और कुछ पुराने टूटे हुए अद्भुत मिट्टी का सामान, एक टूटी खाट जिस पर एक फटी हुई चद्दर होती है, जिस पर किरण के पिता बीमारी से ग्रस्त पड़े होते हैं। पास ही किरण पिता के पैरों के किनारे अपना सिर रख बैठी होती है। अरे बेटी, कब तक तू अपने पिता का बोझ अपने कंधों पर उठाती फिरेगी? मुझे मौत भी तो नहीं आती। नहीं पापा, ऐसा ना बोलो। बताओ, तुम्हारे बिना इस दुनिया में मेरा कोई और नहीं है। माँ तो पहले ही चल बसी और अब तुम ऐसा कह रहे हो। ऐसा कहते हुए किरण रो पड़ती है। तभी मोहन चाचा किरण के घर के अंदर आ जाते हैं। किरण मोहन चाचा को देखते ही पहचान लेती है और झट से बोल उठती है, मोहन चाचा, आप और यहाँ चाचा? बाबा, बाबा, ओ बाबा, देखो मोहन चाचा आए हैं। उठो नहीं भाई, मैं मोहन हूं। यहां से कुछ दूर एक चाय की दुकान चलाता हूं। कई दिनों से ये बिटिया दिखाई नहीं दी। मैंने सोचा ये किसी मुसीबत में तो नहीं है, इसका पता लगाने चला आया। अच्छा हुआ बाबूजी आप आ गए। अब मैं समझ गया कि बिटिया क्यों 1 सप्ताह तक नहीं आई। आपकी देखभाल में लगी होगी। अब आप चिंता ना करें। वैसे तो मेरा कोई परिवार नहीं है, न ही कोई बेटी। अगर आप बुरा ना माने तो मैं इसे अपनी ही बेटी मानूं और आपको अपना भाई। क्या कह रहे हो बाबूजी? मुझ गरीब के पास तो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं। बेटी भीख मांगती है तो मुझ बीमार अपाहिज को खाना मिलता है, और इस घर की हालत तो आप देख ही रहे हैं। लोगों की मिन्नत करके तो कहीं से दवा दारू का इंतजाम हो पाता है। अब मेरा कोई पता नहीं कब तक जिंदा रहूं। आप इस बेटी को अपनी बेटी मानते हैं, इससे भला और क्या होगा। आप चिंता ना करें, अब से आप लोग ही मेरा परिवार हैं। मैं आपका इलाज कराऊंगा और इस बिटिया को पढ़ने के लिए स्कूल भेजूंगा। आप तनिक भी चिंता ना करें, इस बिटिया को खूब पढ़ाऊंगा। फिर मोहन चाचा डॉक्टर को फोन करते हैं और किरण के पिता का इलाज एक अच्छे से अस्पताल में करवाते हैं। साथ ही साथ किरण का दाखिला भी एक स्कूल में करवाते हैं। धीरे धीरे किरण के पिता का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है और अब किरण के पिता भी मोहन चाचा के काम में हाथ बटाने लगते हैं। फिर वे लोग खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। निहारपुर गांव में एक रोशनी नाम की बूढ़ी औरत रहती थी। उसके परिवार में कोई नहीं था। वो अकेली ही गांव से गोबर इकट्ठा करके और उसके उपले बना के बेचती थी। उसी से उसका गुजारा चलता था। मेरे हाथों के बने उपले ले लो, एक उपले में पूरा खाना बनेगा। ले लो रे, उपले ले लो। अरे काकी रुको, अपना भारी भरकम उपला मुझे भी देकर जाओ। आज नए चूल्हे में खाना बनाऊंगी, इसीलिए सोचा आपके बने ताजा उपले ही जला के नए चूल्हे की शुरुआत करूं। हाँ हाँ,
क्यों नहीं, मेरा एक ही उपला तुम्हारा सारा खाना बना देगा। इतने बड़े बड़े उपले जो बनाती हूँ। अरे काकी, आज तो उपले बड़े अच्छे दिख रहे हैं। अरे मुझे भी उपले दे दो। ले लो, जितना मर्जी उतने उपले ले लो। आज बहुत सारे उपले बना कर लाई हूँ, बहुत अच्छी आग जलेगी। बूढ़ी काकी उपले तो अच्छे बनाती थी, लेकिन उसके दाम ज्यादा नहीं मिलते थे। एक तो पूरा दिन सिर पर वजन उठा के घूमो और फिर लोग दाम भी ज्यादा नहीं देते। यही सोचकर रोशनी काकी घर आती हैं और फिर उपले वाले पैसे से अनाज खरीद के पकाकर खा के बिस्तर पर लेट जाती हैं। हे भगवान, कैसे दिन है। इतने बुढ़ापे में भी पेट भरना भारी पड़ रहा है। जिस दिन उपले बिक जाएं, उस दिन तो बढ़िया है, लेकिन जिस दिन उपले ना बिकें, उस दिन तो भूखा ही सोना पड़ता है। आगे आगे पता नहीं क्या होगा। हे भगवान, कुछ तो सोचो मेरे बारे में। ऐसे ही सोचते सोचते रोशनी काकी सो जाती हैं और सुबह उठकर फिर से गांव में गोबर उठाने चल पड़ती हैं और जिस किसी भी गाय भैंस का गोबर लेती उसे पहले प्यार से सहलाती और दुलारती थी, फिर उसका गोबर उठाया करती थी। वहीं गांव में भीमा की गाय काकी को बहुत अच्छी लगती थी। अरे मेरी प्यारी गाय, तुम कितनी अच्छी हो। तू भी तो भीमा को खूब सारा दूध देती है, जिससे उसे अच्छी खासी कमाई होती है। जैसे उसे बहुत सारा दूध देती है, वैसे ही मुझे भी बहुत सारा गोबर दिया कर, ताकि मैं बहुत सारे उपले बना के बेचूं। देख, आज मैं तेरे लिए ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये थोड़ी सी घास लेकर आई हूँ। तभी वहाँ भीमा उठकर आता है। अरे रोशनी काकी, गोबर लेने आई हो? हाँ बेटा, लेकिन लगता है तुम अपनी गाय को ज्यादा कुछ नहीं खिलाते। देखो तो कितना कम गोबर किया है। अरे ये भी कोई हमारे हाथ में है? जितना भूख होती है उतना ही तो खाती है। वैसे तो आजकल दूध भी कुछ खास नहीं देती। अच्छा बेटा, अगर ऐसा है तो डॉक्टर को दिखाओ, वरना तो हम दोनों को ही नुकसान होगा। हाँ काकी, दिखाता हूँ जल्दी ही। उस दिन काकी को गांव से ज्यादा गोबर नहीं मिलता और जितना गोबर मिलता है उसके बहुत कम उपले बनते हैं और उन्हें बेच के उन्हें बहुत कम अनाज मिलता है। हे भगवान, आप ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं? अब ऐसी परीक्षा देने की मेरी कहाँ हिम्मत है। इससे अच्छा तो तू मुझे अपने पास ही बुला ले, या तो तू मेरा साथ दे और मुझे बस 1-2 टाइम की रोटी ही अच्छे से नसीब करवाया कर। उस दिन बूढ़ी काकी आधा पेट खाना खाकर ही सो जाती हैं। अगले दिन काकी फिर अच्छा सोचकर गोबर लेने निकल पड़ती हैं। चलो, क्या पता आज कुछ ज्यादा गोबर मिल जाए, तो भगवान की दुआ से आज तो पेट भर खाना ही मिल जाएगा। पहले भीमा की गाय के पास चलती हूँ, उसकी गाय का गोबर मेरे लिए शुभ होता है। और बूढ़ी काकी भीमा की गाय का गोबर लेकर शांति की गाय का गोबर लेने पहुँच जाती हैं। अरे शांति बेटी, कहाँ हो? आज का गोबर तो दे दो। शांति बाहर आकर जरा सा गोबर दिखाकर बोलती है, ये पड़ा है काकी गोबर, ले जाओ। अरे शांति, ये तो बहुत कम गोबर है। क्या हुआ गाय को? कुछ खिलाती नहीं क्या? अब जितना बस में है उतना ही तो खिला देती हूँ। बस में तो बहुत है, लेकिन लालची जो है, सोचती है कम खिलाऊंगी तो कम खर्चा होगा। आजकल के लोग भी कैसे हैं, अब फायदा पूरा चाहिए, लेकिन पैसा जरा भी खर्च ना करने को पड़े। और काकी मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती हैं। उस दिन भी बूढ़ी काकी को ज्यादा गोबर नहीं मिलता। आज भी कल के जैसे ही कम गोबर मिला है। क्या करूं? ऐसे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तभी काकी के दिमाग में एक आइडिया आता है और अगले दिन सुबह काकी फिर गोबर लेने के लिए निकल पड़ती हैं
और जैसा कि सबसे पहले बूढ़ी काकी भीमा की गाय का ही गोबर लेने जाती हैं। अरे भीमा, आज भी गाय ने गोबर अच्छे से किया या नहीं? आज भी कल जितना ही गोबर है। लगता है तुम तो इस प्रतियोगिता में हार ही जाओगे। कैसी प्रतियोगिता काकी? मैं पास के सरकारी जानवरों के अस्पताल में कल गोबर लेने गई थी। वहाँ 1-2 गाय बंधी हुई थी, तो सोचा गोबर ले चलूं। तब मैंने डॉक्टर को बात करते हुए सुना कि जो अपनी गाय को सबसे ज्यादा खाना खिलाएगा और जिसकी गाय या भैंस सेहत में सबसे अच्छी होगी, उसको सरकार 5 लाख का इनाम देगी। अच्छा, ऐसा है क्या काकी? ठीक है, और फिर तो 5 लाख रुपए मैं ही जीतूंगा। कल से गाय को भरमार खिलाऊंगा। अब मिलेगा मुझे बहुत सारा गोबर। और एक एक करके सब गाय भैंसों वालों के कान में काकी ये बात डाल देती हैं और सब उस दिन अपनी गाय को खूब सारा चारा खिलाते हैं। 3 टाइम की जगह 5-5 टाइम गाय को चारा डालते हैं। और फिर अगले दिन जब रोशनी काकी गोबर लेने भीमा के घर जाती हैं। अरे ओ भीमा, अरे गोबर तो दे दो। हाँ हाँ काकी, ये रहा, उठा लो। काकी गोबर देखकर बहुत खुश होती हैं। अरे वाह, आज तो बहुत सारा गोबर किया है तुम्हारी गाय ने। हाँ काकी। सही है बच्चू, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तुम खिलाओ और मैं गोबर इकट्ठा करूंगी। कुछ दिन तो सब ठीक चलता है, लेकिन बूढ़ी काकी का लालच और बढ़ जाता है और वो भीमा को बोलती हैं। क्या बात है भीमा, अब तुम्हारी गाय तो कुछ कमजोर सी लग रही है। अब क्या करूँ काकी, कितना चारा तो खिलाता हूँ, अब उसके पेट में जितनी जगह होगी वो उतना ही तो खाएगी। अरे तुम्हें पता है, पास वाली शांति तो अपनी गाय को घी पिलाती है, जिससे उसकी गाय बार बार गोबर करती है और गाय का पेट खाली होते ही वो फिर से खाना खाने लगती है। लेकिन काकी, उससे तो गाय का पेट खराब हो जाएगा। अरे पागल है तू भी, बिल्कुल पागल का पागल ही है। वो डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने ही उसे ये उपाय बताया, लेकिन उसने मुझे किसी को बताने से मना किया था। तू तो अपना ही बच्चा है, इसीलिए तुझे बता रही हूँ। काकी, तुम कितना सोचती हो मेरे बारे में, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। और ऐसे ही रोशनी एक बार फिर से सबको झूठ बोलकर घी पिलाने वाली बात सारे गांव में फैला देती है और सब उसकी बातों में आकर ऐसा ही करने लगते हैं। तभी एक दिन, अरे शांति बहन, क्या तुम्हारी गाय भी बीमार है? अब मेरी गाय को तो पता नहीं क्या हो गया है, 2 दिन से बहुत बीमार सी लग रही है। हाँ भैया, मेरी भी गाय कुछ ठीक सी नहीं लग रही है। ऐसे ही धीरे धीरे सभी के जानवर बीमार हो जाते हैं। सभी मिल के गाँव के सरपंच के पास जाते हैं और सरपंच ने बड़े जानवर के हॉस्पिटल से डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने जानवरों को देखा और बताया, तुम सबके जानवरों का पेट खराब हो गया है, लगता है जैसे घी पिलाया जा रहा हो। तभी भीमा धीरे से डॉक्टर के कान में जाकर बोलता है, लेकिन डॉक्टर साहब, आपने ही तो कहा था कि अगर गाय और भैंस वाली प्रतियोगिता जीतनी है तो गाय भैंस की अच्छी सेहत के लिए उन्हें घी पिलाओ, ताकि वो बार बार गोबर करें और बार बार चारा खा सकें। तुम पागल हो? तुम्हें पता है घी पीने से जानवरों का पेट खराब हो जाता है? और मैंने ऐसा कब कहा? और कौन सी प्रतियोगिता की बात कर रहे हो? किसी ने तुम्हें पागल बनाया है। लेकिन तभी भीमा को सारी बात समझ आ जाती है और वो सभी गांव वालों को बताता है, भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या तुम लोगों को भी रोशनी काकी ने गाय भैंस की प्रतियोगिता के बारे में बताया था? काकी ने ही ये सारी बात गांव में फैलाई थी ताकि उन्हें और ज्यादा गोबर मिल सके। इसीलिए काकी ने हम सबके साथ ऐसा किया। सब मिलकर काकी के पास जाते हैं और डॉक्टर भी उनके साथ जाता है। क्यों काकी, कौन सी प्रतियोगिता की बात कर रही थी? सब गांव वालों को पागल बना के उनके जानवरों से ज्यादा गोबर का लालच किया तुमने। अब हम में से कोई भी तुम्हें अपने गाय भैंसों का गोबर नहीं देगा। काकी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो सबसे माफी मांगती हैं, लेकिन कोई उन्हें माफ नहीं करता और सब अनदेखा करके वहाँ से चले जाते हैं।